देखिए, आज हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो अभी मौर्योत्तर काल के बारे में देखा था, एक मॉडर्न हिस्ट्री का बनाया था, तो ये वाला एक मेडिवल हिस्ट्री का भी बनाया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से वैकेंसीज आने वाली हैं, आज भी घोषणा हुई है लेखपाल वाली, तो आप लोग एक एक चीज़, क्योंकि कंपटीशन फाइट अच्छा होगा और कंपटीशन भी टफ होगा, तो हम लोग एक एक चैप्टर बहुत थॉरोली तैयार करें, चैप्टर तैयार करें, उसको लिखें और इसके बाद जो है उससे संबंधित क्वेश्चन करें। ये 3 चरणों में आप पढ़ाई करें। तो आज हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाबर के बारे में पहले, बाबर देखिए, पहली बात तो ये देखिए, बाबर मुगल वंश का संस्थापक थे। बाबर कहाँ के रहने वाले थे? बाबर रहने वाले थे मध्य एशिया में, एक स्थान था फरगना। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर की माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम, ठीक है। अब देखिए, बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। इसको बाबरनामा भी कहते हैं, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। इसके अलावा बाबर की आत्मकथा के अलावा बाबर ने एक नई शैली विकसित की थी और इस शैली को कहा गया था मुबय्यान शैली। मुबय्यान शैली, ये शैली बाबर द्वारा विकसित की गई थी। बाबर के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बाबर बहुत विद्वान थे और बाबर जो वंश जो था, ये अपने पिता उमर शेख मिर्जा की तरफ से ये तैमूर के 5वां वंशज थे, 5वां। और माँ कुतुब निगार खानम की तरफ से चंगेज खां के 14वां वंशज था। ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सब अनपढ़ थे, लेकिन बाबर की शिक्षा दीक्षा का बहुत प्रयास किया गया था। 7 वर्ष की अवस्था में इनको शिक्षा दीक्षा शुरू करा दी गई थी। और आप आश्चर्य करेंगे, उस समय मध्य एशिया में जो पढ़ी लिखी सबसे ज़्यादा जाति होती थी, वो आज की तारीख में खूब चर्चित जाति है, वो चीन की उइगर। अक्सर आता ना उइगर, वहाँ पे जो बहुत प्रताड़ित हैं चीन में, उइगर मुसलमान थे। तो ये बहुत पढ़ा लिखा वर्ग होता था, इनको उइगर मुसलमानों के वर्ग से इनका शिक्षक नियुक्त किया गया था बाबर का। और बाबर इतना विद्वान थे, इतना पढ़े लिखे थे कि 300 वर्ष बाद, बाबर के सत्ता प्राप्त करने के 300 वर्ष बाद, उसमें अमीर खुसरो ने जो रचनाएं रची थी और ये कहा था कि बहुत ज़्यादा उनकी शैली बड़ी अच्छी मानी जाती है, उस शैली बहुत हद तक प्रभावित थी बाबर की शैली से। बाबर के बारे में बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखा था, एक खत ए बाबरी भी लिखा था बाबर ने, खत ए बाबरी। इसके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। खत ए बाबरी, बाबर की जीवन के बारे में जानकारी तो तुजुक ए बाबरी से मिलती है, लेकिन बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। ये लिखा था गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन थी, जिन्होंने बाबर के बारे में अपनी पुस्तक में हुमायूंनामा में लिखा था। तो ये बाबर था। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगना में, ये मध्य एशिया के फरगना में। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु तब हो गई 1494 में, 1494 में, और उसी साल बाबर जो है मात्र 11 या 12 साल की उम्र थी उनकी, उसी समय मध्य एशिया या फरगना के शासक बन गए। फरगना कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं था, फरगना बहुत छोटा सा था और वहाँ के छोटे से सूबे के सूबेदार थे उमर शेख मिर्जा इनकी उपाधि थी। अब देखिए कि बाबर फरगना के शासक बन गए 1494 में, लेकिन इनको अपने चाचाओं का, सौतेले भाइयों का बड़ा विरोध सहना पड़ा। और बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो एक जगह 100 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं पाए। कभी काबुल को प्राप्त किया तो 100 दिन में छूटना पड़ा,
समरकंद उनके जीवन का सबसे वो था। समरकंद उनका ड्रीम लैंड था। समरकंद के बारे में उनका कहना था कि ये खूबसूरत शहरों में से एक है और यहाँ रहना मेरे लिए बहुत सौभाग्य होगा। लेकिन समरकंद को 2 बार प्राप्त करने का प्रयास किया, 1496 और 97 में। लेकिन हुआ क्या कि ये समरकंद को प्राप्त नहीं कर पाए और समरकंद को 100 दिन से अधिक यहाँ पर रह ही नहीं पाए और समरकंद को प्राप्त करने के चक्कर में फरगना भी इनके हासिल हो गया। इन्होंने खुद लिखा है कि मैंने फरगना को छोड़कर समरकंद को प्राप्त करने का प्रयास किया और फरगना भी मेरे हाथ से निकल गया। बाबर के जीवन में एक समय ऐसा आया कि बाबर के पास कुछ नहीं रह गया था, रहने को स्थान नहीं रह गया था। तो वहीं मध्य एशिया में एक गांव में, पहाड़ी गांव था, वहां पर वो रहना शुरू किए मेहमान के रूप में। और उस समय वो जो गांव का मुखिया था उसने जो है इनको शरण दी। उसकी भी उम्र 80 साल थी। वहीं पर उस मुखिया की माँ जो थी, जिनकी आयु 112 वर्ष थी, इस घटना का जो वर्णन है वो हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम ने किया है कि वहाँ पर जब उनकी 112 वर्ष की जो वृद्धा थी, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे वंशजों ने, चंगेज खान ने, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और वहाँ बहुत अच्छी आबो हवा है, वो देश बहुत धनी है। बाबर के दिमाग में उस बुढ़िया की बात बस गई और बाबर ने खुद लिखा है कि 20 वर्षों तक वो इधर उधर भटकता रहा, उसके जीवन में कुछ नहीं रह गया था। यहाँ तक कि उसके अधिकांश नौकर चले गए, सैनिकों को क्योंकि वेतन नहीं दे पा रहे थे तो सेना भी छिन्न भिन्न हो गई। इन्हीं परिस्थितियों में बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया, 1504 में, ठीक है। और 1507 में उन्होंने बादशाह या पादशाह की उपाधि हासिल की, बादशाह या बादशाह। अब ये क्वेश्चन खूब आता है कि बाबर ने काबुल पर पहली बार अधिकार कब किया था, तो 1504 में। और 1507 ईस्वी में उन्होंने बादशाह या पादशाह की उपाधि हासिल की और इनकी जो पैतृक उपाधि थी क्या थी, मिर्जा की उपाधि का त्याग किया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत आता है कि बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी। तो पैतृक उपाधि मिर्जा थी और 1507 में इन्होंने पादशाह या बादशाह की उपाधि हासिल की थी। ये सारी चीज़ें जो है आप देखिए, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने कराया है और इसको जो है अच्छी तरीके से देखिए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि बाबर जब, लेकिन काबुल पर भी ज़्यादा दिन अधिकार नहीं कर पा रहे थे, कभी 100 दिन यहाँ करें, कभी इधर करें, और उनको लगातार विरोधों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का आप लोगों ने हम पिछले उसमें पढ़ा था। तो इब्राहिम लोधी जो थे वो लोधी वंश के अंतिम शासक थे। अब देखिए, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का विरोध हो रहा था। विरोध के पीछे कारण ये था कि खुद अफगानी उनका विरोध कर रहे थे। क्योंकि अफगानियों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो अफगानी जो थे, जब दौलत खान लोधी ने अफगानों पे जो शासन किया था, उसका राजत्व का सिद्धांत दिया था वो समानता और भाईचारे पे था। लेकिन सिकंदर लोधी ने बिल्कुल उसके उलट शासन किया था, बहुत कठोर शासन। इब्राहिम लोधी ने वही कोशिश की, लेकिन मजबूरी ये थी कि इब्राहिम लोधी उतने योग्य नहीं थे। इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर बैठे तो उनके कई विरोधी थे, जिसमें दौलत खान लोधी जो कि पंजाब के शासक थे, पंजाब के थे, और बहार खान लोहानी। तो ये सारे दौलत खान लोधी मुख्य थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। बाबर उस समय इस तलाश में ही थे, क्योंकि भटक रहे थे उनको, और ये उस बुढ़िया से उन्होंने सुन भी रखा था भारत के बारे में। पहला आक्रमण जो बाबर ने भारत पर किया था वो 1519 में किया, और ये आक्रमण किया था बाजौर और भेरा। और जब यहाँ पर आक्रमण किया तो बाबर ने बारूद युक्त तोपों का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, बारूद युक्त तोपों का। इसके पहले जो तोपें प्रयोग की जा रही थी वो तोपें जो थी वो पत्थर फेंकने की मशीन थी। उनको मंजनिक और राधा, या उसके पहले आप साथ उसमें अजातशत्रु का सुने होंगे कि रथ मूसल और महाशिलाकंटक, इस तरीके के पत्थर फेंकने की तोपें थी।
लेकिन बाबर बारूद युक्त तोपों का प्रयोग कर रहा था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बाबर यहाँ जो युद्ध जीते वो जीतने के पीछे कोई उनकी सेना, लेकिन वो टेक्निक लेके आए थे। उन्होंने तकनीकी रूप से अपनी सेना को बहुत उन्नत बनाया था और इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा थी। इसके बावजूद इब्राहिम लोदी हार गए और इसका पीछे कारण वो नई तकनीकी लेकर आए थे। और कोई भी युद्ध तकनीकी के दम पे अधिक जीतने की संभावना रहती है। जितना आप तकनीकी का प्रयोग करेंगे या कोई अगर आपका कंपटीशन भी युद्ध है तो वो भी जो है जितना आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, जितना विस्तृत तो रहे, लेकिन ये है कि उसको सारी चीज़ें जो है उसको आप कंठस्थ कर लें, तकनीकी रूप से उनका अध्ययन करें तो वो तैयारी का स्वरूप ही अलग होगा। तो इस तरीके से बारूद युक्त तोपों का प्रयोग कर रहा था। ठीक है, बाबर ने बाजौर और भेरा को 1519 में जीता और पहली बार बारूद युक्त तोपों का प्रयोग किया। इसके बाद बाबर ने आक्रमण करना शुरू किया और पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया। बाबर ने 1524 में जब पंजाब पर आक्रमण किया, 1524 में पंजाब पर आक्रमण किया तो वहाँ पर दौलत खां लोधी का शासन था और इन्होंने ही आमंत्रित किया था दौलत खां लोधी ने। दौलत खां लोधी का जो दूसरा पुत्र था वो बाबर से मिल गया, क्योंकि वहाँ भी उत्तराधिकार की लड़ाई बड़े पुत्र और छोटे पुत्र में, तो वो बाबर से मिल गया और सारी इनकी जो कमजोरियाँ थी वो बताया। बड़े आसानी इनसे बाबर ने दौलत खां लोधी को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद उनको बंधक बना लिया और 1524 में ही उनको मरवा दिया। और इस तरीके से जिन्होंने आमंत्रित किया था, जिस व्यक्ति ने आमंत्रित किया था वही मर गया। इसके बाद बाबर आगे की ओर बढ़े। 15 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत के मैदान में पहुंचा और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध पहुंचे थे। 15 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली। 1526 को तो 3 डेट याद रखिएगा। 15 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहुंचा, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और 27 अप्रैल 1526 को सत्ता प्राप्त कर ली। अब देखिए, जब पानीपत के मैदान में पहुंचे तो दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। अब यहाँ पर बाबर ने फिर से बुद्धिमानी का और तकनीकी का प्रयोग किया। अब यहाँ एक चीज देखिए, बाबर ने युद्ध में नीति का प्रयोग किया था तुलगमा, और ये नीति किससे सीखी थी? उज़्बेकों से। ठीक, तोप चलाने की नीति सीखी थी तुर्कियों से। और 2 तुर्की तोपची थे उस समय, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये 2 तुर्की तोपची थे, इनको भी अपने साथ ले लिया। और बंदूक चलाना जो सीखा था वो सीखा था ईरानियों से। तो इस तरीके से तुलगमा नीति, तोप और बंदूक, ये तीनों देख लीजिए। तुलगमा नीति क्या थी? उस समय क्या था कि बाबर ने अपनी सेना को 1, 2, 3 और 4 भागों में बांट दिया। ये बाबर की सेना, ये तुलगमा नीति। अब सेनाओं को जंजीरों से आपस में जकड़ दिया गया। यहाँ पर 2 तुर्की तोपची हो गए, ठीक है, पूरा तोपखाना सजा दिया। और यहाँ पर इब्राहिम लोदी की सेना, ये इब्राहिम लोदी की सेना, ये बाबर की सेना। अच्छा, इधर क्या किया कि खाई खुदवा कर इस पर झाड़ी डलवा दी। ठीक है, अब ये जो सेना बाबर की थी उसने पीछे से आके आक्रमण किया। इब्राहिम लोदी इस चीज़ों को समझ ही नहीं पाए। अच्छा, इब्राहिम लोदी की सेना में सभी लोग थे, अफगानी भी थे, राजपूत भी थे, और उनका एक बहुत करीबी मित्र था ग्वालियर का विक्रमाजीत। इनसे ग्वालियर का शासक था विक्रमाजीत। विक्रमाजीत जो था वो जो है, उनके बारे में कहा जाता है कि विक्रमाजीत बहुत शक्तिशाली था। इब्राहिम लोदी और विक्रमाजीत के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में दोनों के बीच में संधि हो गई और मित्रता हो गई। और ये मित्रता ऐसी थी कि युद्ध
तक उसने साथ निभाया और बाबर के खिलाफ बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा विक्रमाजीत ने। लेकिन विक्रमाजीत पराजित हो गए। विक्रमाजीत के पराजित होते ही इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ से मच गई। इब्राहिम लोदी ने मोर्चा संभाला और युद्ध भूमि में वो लड़ते हुए मारे गए। इब्राहिम लोदी जो थे सल्तनत काल में पहला ऐसा शासक था पूरे सल्तनत काल में जो युद्ध भूमि में मारा गया था। और इस तरीके से अच्छा विक्रमाजीत के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, ये पानीपत का जब युद्ध हुआ तो युद्ध में जब विक्रमाजीत मारे गए, युद्ध समाप्त हुआ तो विक्रमाजीत के परिवार से 320 ग्राम का कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किसने? 320 ग्राम का कोहिनूर हीरा हुमायूं ने प्राप्त किया था। ठीक है, विक्रमाजीत के परिवार से। हुमायूं ने ये हीरा बाबर को दिया, लेकिन बाबर इतना खुश थे हुमायूं की जीत से कि बाबर ने ये हीरा हुमायूं को फिर से वापस कर दिया। पानीपत के युद्ध जो था वो बाबर के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि अब उनको रुकने का एक स्थान मिल गया था। पानीपत के युद्ध के बाद फिर ये हुआ कि बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया, और जब चांदी का सिक्का दिया तो बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी। ये ध्यान रखिएगा, बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी। बाबर चूंकि बहुत दान करते थे तो कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने वैसे पहले से भी सिक्के चलवाए थे, चांदी का सिक्का तो दिया ही था, लेकिन काबुल में जो उनका सिक्का चलता था उसको कहते थे शाहरुख। काबुल का जो उनका सिक्का चलता था उसको कहते थे शाहरुख, और कांधार में जो उन्होंने सिक्का चलवाया था उसको कहा गया था बाबरी। तो दो सिक्के चल रहे थे, कांधार में शाहरुख और कांधार में बाबरी और काबुल में शाहरुख। ये जो चीज़ें हैं उसमें बाबर की जो आत्मकथा है तुजुके बाबरी और गुलबदन बेगम ने जो चीज़ें लिखी उसमें बहुत सारी चीज़ें बाबर के बारे में गुलबदन बेगम ने भी लिखी है हुमायूं नामा में। तो अब वो जैसे बुढ़िया वाली बात बताए हैं वो भी गुलबदन बेगम ने लिखा था कि किस तरीके से उस बुढ़िया ने बाबर को प्रोत्साहित किया था और चीज़ें बताई थी। तो देखिए अब हुआ क्या कि पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर को विजय हासिल हो गई और 27 अप्रैल को सत्ता प्राप्त कर ली। लेकिन बाबर जो थे उनकी युद्ध ये जो विजय थी वो पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि राणा सांगा जो थे मेवाड़ के शासक वो थे और वो बहुत शक्तिशाली और बहुत इतने शक्तिशाली थे कि इब्राहिम लोदी को भी वो पराजित कर चुके थे। तो अब बाबर के सामने सबसे बड़ी कठिनाई राणा सांगा की थी। अच्छा, एक ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ उसका नाम था, काबुल का था। उसने पहले भविष्यवाणी कर दी कि भाई बाबर जीते बीतेंगे नहीं। अब बाबर की सेना में भय का वातावरण हो गया कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति से इब्राहिम से तो लड़ गए, क्योंकि इब्राहिम की सेना भी बहुत संगठित नहीं थी तो वहाँ तो जीत गए, और इब्राहिम को खुद इब्राहिम के घर के लोग उनका साथ दे रहे थे बाबर का। लेकिन यहाँ क्या करेंगे राणा सांगा से? अच्छा, राणा सांगा जो थे उनको अफगानी और राजपूतों में एकता भी हो गई। महमूद लोदी ये इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार था और वो जो है वो राणा सांगा से मिले। राणा सांगा ने क्या किया, राजपूत और अफगानों की एकता स्थापित करने के लिए ये कहा कि युद्ध महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब देखिए खानवा का युद्ध जो था, खानवा का युद्ध जो था वो हुआ कहा तो जाता बाबर और राणा सांगा के बीच में, लेकिन इसमें राणा सांगा ने स्वयं घोषित किया कि महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और युद्ध के बाद अगला सुल्तान महमूद लोदी होगा। ये युद्ध जो हुआ था खानवा का वो 16 मार्च 1527 को, देखिए हर साल बाबर युद्ध लड़ा था, तो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। ये युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, और लेकिन राणा सांगा ने पहले ही घोषित कर रखा था कि अगला शासक महमूद लोदी होंगे और इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। युद्ध हुआ। युद्ध के पहले क्योंकि मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी कर दी थी कि युद्ध नहीं जीतेंगे, तो अधिकांश लोग भारत से जाना चाहते थे अफगानी। उस समय बाबर ने कहा कि अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं, और उन्होंने कहा भाई काबुल में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जाड़े के दिनों में जब ठंड पड़ती थी तो -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता था, खाने को ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अरे इतना, अभी आपको जब तुजुके बाबरी के बारे में बताएंगे उसमें जो बाबर ने लिखा है
तो कितनी भारत के बारे में प्रशंसा की थी कि भारत किस तरीके का देश है, यहाँ आए तो इतनी चीज़ें उनको दिखी, इन्होंने तो सपने में नहीं सोचा था। तो इस तरीके से जब यहाँ पर आए तो बाबर ने कहा कि अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं, जिनको जाना है जा सकते हैं। लेकिन बाबर ने युद्ध के पहले क्या किया कि जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब धर्म युद्ध। तो सबसे बढ़िया तरीका उनको यही समझ में आया कि धर्म के नाम पे युद्ध लड़े तो सबको एक कर लेंगे। दूसरा, तमगा कर समाप्त कर दिया। तमगा कर ये एक प्रकार का व्यापारिक कर था, ये मुसलमानों के ऊपर उन्होंने कहा कि तमगा कर समाप्त कर रहे हैं। तो पहला जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध होता था। दूसरा, तमगा कर समाप्त कर दिया, व्यापार का। दो चीजें हुई। तीसरी बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि शराब के, मैं जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा। शराब के प्याले तोड़वा दिए और जो शराब मंगवाई गई थी, उन्होंने विदेशों से मंगवाया था, उसमें जो है वो नमक डलवा दिया कि इसको बर्बाद कर दिया जाए। और ये वैसे सब राजनीतिक इनके युद्ध लड़ने के लिए तमाम तरीके के जो काम थे वो किए थे, और इसमें से कुछ भी वो नहीं माने। बाद में फिर शराब पीने लगे। लेकिन उस समय उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा, और ये भी कहा कि जिनको जाना है जा सकते हैं। बहरहाल युद्ध हुआ, और खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। राणा सांगा, ये कहा जाता है कि बाबर द्वारा राणा सांगा को पराजित करना एक दैवीय संयोग था, अन्यथा राणा सांगा ये युद्ध भी जीत चुके थे, लेकिन हार गए। और जो हार गया वही विजय, जो हार गया तो हार गया, जो जीता वही सिकंदर। अंततः बाबर ने 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर दिया। महमूद लोदी युद्ध भूमि से भाग गए। अब क्या हुआ कि जब इस युद्ध को जीता बाबर ने, तो तब बाबर ने कहा कि अब काबुल हम कतई नहीं जाएंगे, और अब सत्ता का केंद्र उन्होंने अपने मुगल वंश की सत्ता का केंद्र दिल्ली को बनाया। अभी तक दिल्ली को केंद्र नहीं बनाया था, काबुल में ही उन्होंने उनका पूरा ध्यान भी काबुल पे था, और उनका अधिकांश जो दरबारी थे और जो विशिष्ट सहयोगी थे वो काबुल में ही थे। लेकिन अब सत्ता को उन्होंने काबुल से पूरी तरीके से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। ये भय था राणा सांगा का। इसके बाद अगला जो युद्ध हुआ था वो 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। एक बहुत बड़े शासक थे, जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को। और ये जो युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध कहलाया था, चंदेरी का। और चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, बहुत शक्तिशाली राजपूत शासक थे मेदिनी राय। मेदिनी राय के पीछे, मेदिनी राय को उन्होंने, कारण यह था कि जितने अफगानी भागे थे वो मेदिनी राय के पास पहुंच गए। अब राणा सांगा को लगा कि फिर वही कहानी दोहराएगी, क्योंकि फिर राजपूत और अफगानों के बीच में एकता हो जाएगी। राणा सांगा ने सीधे सीधे तो ये आरोप नहीं लगाया, लेकिन ये कहा कि आप शमशाबाद की जागीर ले लीजिए, शमशाबाद। ये मेदिनी राय को संदेशा मिल गया। मेदिनी राय ने इसको मानने से मना कर दिया, कोई भी मना कर देगा। कहाँ चंदेरी बहुत बड़ी जागीर थी, कहाँ शमशाबाद। तो अंत में ये युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को। और कहाँ पे हुआ था? चंदेरी के मैदान में। इस युद्ध को चंदेरी का युद्ध कहा गया। और बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा राजपूत शासक समाप्त हो गया। इसके बाद अंतिम, बाबर का चौथा और अंतिम युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध। ये 1529 में हुआ था, मई 1529 में ये युद्ध हुआ था घाघरा का। घाघरा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में महमूद लोदी के नेतृत्व में पूरे अफगानी इकट्ठा हो गए। अच्छा, बिहार का शासक जो था, वो बिहार में एक शासक था नुसरत शाह। नुसरत शाह, वो बाबर से उसकी मित्रता थी। बाबर ने नुसरत शाह को ये संदेश भेजा कि आप किसी भी हालत में महमूद लोदी का समर्थन में मत आइए, अफगान का समर्थन नहीं करिए। लेकिन नुसरत शाह समर्थन कर रहे थे, और इसका परिणाम ये रहा कि नुसरत शाह जो थे वो महमूद लोदी की तरफ आ गए। युद्ध हुआ घाघरा के मैदान में। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, कि इतिहास का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध जो था जल और थल दोनों में लड़ा गया था। और इस युद्ध में
बाबर ने महमूद लोधी को पराजित कर दिया और यहीं से अफगानों की सत्ता का अंत हो गया। 1530 में अफगानों की सत्ता का तो पहले ही अंत हो गया था, लेकिन एक जो विरोध था वो खत्म हो गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है कि बाबर जो थे उनके बारे में ये कहा जाता है कि हुमायूं को बाबर ने बदख्शा की जागीर दी थी। बदख्शा के बाद ये आ गए, संभल की जागीर इनको मिल गई, और संभल की जब जागीर मिली तो उस समय हुमायूं की तबीयत खराब हो गई। ये घटना जो है गुलबदन बेगम ने अपने हुमायूंनामा में लिखा है कि जब तबीयत खराब हो गई तो उस समय बाबर हुमायूं से मिले, और ये कहा जाता है कि वो जो कहानी, इसको अधिकांश इतिहासकार नहीं स्वीकार करते हैं, कि बाबर ने कहा कि हुमायूं की जगह वो बीमार पड़ जाएं और उनका जीवन हुमायूं को प्राप्त हो जाए, और इसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो 1530 में हुई थी, और बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में। इसके बाद बाबर को काबुल में ले जाकर उनके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। बाबर की एक पत्नी थी मुबारक यूसुफ जई। ये बाबर के अस्थियों को ले गई थी, और किसके काल में? शेरशाह सूरी के काल में काबुल ले गई थी, और वहाँ पर ले जाकर बाबर को दफनाया गया था। बाबर ने एक पद्धति शुरू की थी, 4 बाग पद्धति। 4 बाग पद्धति का मतलब ये था कि उस कब्र के चारों तरफ बाग लगाए जाते थे। इस पद्धति की शुरुआत की थी, और ये काबुल में भी उसी पद्धति के हिसाब से उनको दफनाया गया था। ये हो गया आपका मुगल वंश। इसमें जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब हमने करा दिया है। आशा करते हैं कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और एक बात और है, इसके बाद हम आपको बाबर की जो शैली थी, जब हुमायूं शुरू करेंगे तो इसमें चूँकि काफ़ी देर का क्लास हो गया, तो अब बाबर की जो पुस्तकें थी उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं लगभग हो ही गई है, और मॉडल पेपर वगैरह आप सॉल्व करेंगे या पिछले सालों के पेपर सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करिए, और जो कुछ भी हो अपने आप सुझाव भी देते चलिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर दिन आपको एक वीडियो बना के दें। कभी कभी हो सकता है गैप हो जाए, तो 1 या 2 दिन के बाद हो सकता है, लेकिन जितनी चीज़ें क्लास में चलती हैं, अपनी कोचिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को हम वीडियो में भी दे रहे हैं। और हम बार बार फिर वही बात कहेंगे कि एक चीज़ को क्लास में पढ़ाने के बाद जैसे दिखा रहे हैं, फिर उसी चीज़ का वीडियो बना रहे हैं। 3 बार तो आपका यही हो जा रहा है, फिर लिख लिख के पढ़िए। हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और सब लोगों का सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत